एक बड़े पॉलिटिकल समिट और सड़क पर फेंके गए कचरे के एक टुकड़े में क्या कुछ कॉमन हो सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, पर सच तो यह है कि ये दोनों ही चीजें किसी भी देश की पहचान बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे किसी देश की ग्लोबल इमेज दो बिल्कुल अलग-अलग मैदानों पर लड़ी जाती है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे डिप्लोमैटिक लेवल से, जहां कुछ ताकतवर देश दुनिया के नियम फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है ब्रिक्स से। ये 5 बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक ऐसा समूह है जिसने ठान लिया है कि ग्लोबल स्टेज पर उनकी आवाज न सिर्फ सुनी जाए बल्कि उसे गंभीरता से भी लिया जाए। देखिए, ब्रिक्स कोई नेटो जैसा फौजी गठबंधन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ताकत है। ये 5 देश मिलकर दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी और ग्लोबल इकोनॉमी के एक बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। सोचिए, जो चीज़ सिर्फ कुछ तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के लिए एक फैंसी इन्वेस्टमेंट टर्म की तरह शुरू हुई थी, वो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अचानक एक बड़ी पॉलिटिकल ताकत बन गई। उस संकट ने वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम की कमजोरियों को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया था। तो फिर ब्रिक्स के पीछे का असल आइडिया क्या है? इसका मकसद है एक ऐसी दुनिया बनाना जो मल्टीपोलर हो, जहां सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगी ही सारे फैसले ना लें। और इसका एक बड़ा हिस्सा है अमेरिकी डॉलर के दबदबे और वेस्टर्न कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस को चुनौती देना, जो ग्लोबल इकोनॉमी को चलाते हैं। इस सब के दिल में है नाइंसाफी का एक गहरा एहसास। ब्रिक्स के मेंबर देशों को ये लगता है कि जो मौजूदा ग्लोबल सिस्टम है, जिसे पश्चिम ने अपने हिसाब से बनाया है, वो डेवलपिंग वर्ल्ड यानी कि ग्लोबल साउथ के खिलाफ काम करता है। और ये आंकड़े देखिए, ये पूरी कहानी बयां करते हैं। दुनिया की लगभग आधी आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है, लेकिन जब ग्लोबल इकोनॉमिक पावर की बात आती है तो वो अब भी पीछे हैं। और यही एहसास उन्हें एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए आवाज उठाने पर मजबूर कर रहा है। इस बराबरी की लड़ाई के लिए ब्रिक्स ने अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। इससे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का ब्रिक्स लेड ऑल्टरनेटिव समझिए, लेकिन एक बहुत बड़े फर्क के साथ। ये डेवलपिंग देशों को बिना कोई शर्त थोपे लोन देता है, उनकी सॉवरेनिटी की इज्जत करते हुए। लेकिन एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना, कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। और ब्रिक्स के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही आती है, यानी ग्रुप के अंदर की गहरी दरारें। भारत और चीन का ही उदाहरण ले लीजिए। ये दोनों ही ब्रिक्स के दिग्गज सदस्य हैं, लेकिन इनके बीच एक कड़वा बॉर्डर विवाद भी है जो कई बार हिंसक हो चुका है। और ये तो बस एक उदाहरण है, ग्रुप के अंदर ऐसी कई और दरारें हैं। भारत जैसे देश के लिए ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने जैसा है। एक तरफ वो मल्टीपोलर दुनिया बनाने के ब्रिक्स प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता है, तो दूसरी तरफ पश्चिम के साथ भी उसके गहरे रिश्ते हैं। तो ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है, दोनों दुनियाओं से बेस्ट हासिल करने की एक कोशिश। तो ये तो हुई बड़े बड़े नेताओं की बात, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, किसी देश की पहचान सिर्फ सत्ता के गलियारों में नहीं बनती है। ये उसके आम नागरिकों के रोजमर्रा के कामों से भी बनती है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। और यहीं से हमारी कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। जब भी किसी देश का कोई नागरिक विदेश यात्रा करता है, तो वो अपने देश के लिए एक चलता फिरता बिलबोर्ड बन जाता है। और वो जो इंप्रेशन छोड़ते हैं, अच्छा या बुरा, उसका बहुत बड़ा असर इस बात पर पड़ता है कि बाकी दुनिया उनके देश को कैसे देखती है। अब देखिए, ये सुनने में शायद छोटी छोटी बातें लगें। कोई टूरिस्ट पार्क में कचरा फेंक देता है, या कोई छात्र एग्जाम में चीटिंग कर लेता है, एक अकेले इंसान का काम। लेकिन जब यही छोटी छोटी बातें बार बार होती हैं, तो मिलकर एक पूरे देश की बहुत ही खराब तस्वीर बना देती हैं। कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से जो खबरें आ रही हैं, वो भारतीय प्रवासियों और छात्रों के एक छोटे लेकिन नजर आने वाले हिस्से के बारे में एक खास पैटर्न दिखाती हैं। और सच कहें तो ये पैटर्न अच्छा नहीं है। ये कोट जो कनाडा में एक भारतीय व्यक्ति के खिलाफ नस्लवादी हमले के एक वायरल वीडियो से है, इस बात का एक जीता जागता और दुखद उदाहरण है कि ऐसे बर्ताव का नतीजा क्या होता है। जब कुछ लोग बुरा बर्ताव करते हैं, तो कट्टरपंथियों के लिए पूरी कम्युनिटी को एक ही रंग में रंगना बहुत आसान हो जाता है। और बात सिर्फ भावनाओं की नहीं है। कुछ लोगों के गलत कामों का खामियाजा अब बहुत से लोगों को असल दुनिया में भुगतना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर कनाडा में सरकार ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या में कटौती करने की बात कही है,
और इसकी एक वजह वही व्यवहार है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये सरकार की गलती है कि वो अपने नागरिकों को विदेश में व्यवहार करने के बारे में ठीक से नहीं बता रही, या फिर ये हर एक इंसान की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने कामों का नतीजा खुद समझे? तो तर्क ये दिया जा रहा है कि हाँ, रेसिज्म एक सच्चाई है, लेकिन जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स बनते हैं उन्हें अक्सर लोग अपने ही कामों से और ज्यादा मजबूत करते हैं। यानी अगर दुनिया की धारणा बदलनी है तो व्यवहार बदलना होगा। और अच्छी बात यह है कि इसका सलूशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस कुछ बुनियादी चीज़ों के बारे में है। जहां जा रहे हैं उन लोगों और जगहों की थोड़ी सी इज्जत करना, नियमों को मानना तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो, और ये याद रखना कि आपका हर काम सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। आखिर में किसी देश की प्रतिष्ठा एक पेड़ की तरह होती है। जड़ें हैं उसके नागरिकों के रोजमर्रा के काम, और शाखाएं हैं उसके नेताओं की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, और एक के बिना दूसरा खड़ा नहीं रह सकता। ब्रिक्स की ग्लोबल महत्वाकांक्षाएं भी उतनी ही मजबूत होंगी जितनी जमीन पर उसके नागरिकों की इज्जत। तो ये सोचने वाली बात है कि जब भी कोई अपने घर से बाहर कदम रखता है, चाहे अपने देश में हो या विदेश में, तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो एक एम्बेसडर भी होता है। और वो जो इंप्रेशन बनाता है उसका असर शायद उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।